Hello, brilliant students and brilliant people. Class 12 Physics, Unit 1, Chapter Electric Charge and Fields, Lecture number 17, Part 1. तो इस पार्ट 1 में लेक्चर नंबर 17 के पार्ट 1 में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से आपका गॉस थ्योरम यानी गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में आपका सबसे पहले आता है एरिया वेक्टर, उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो पहले गॉस लॉ को पढ़ने के लिए आपको एरिया वेक्टर को समझना पड़ेगा। तो पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है, ध्यान समझे, एक स्क्वायर में ईच साइड क्या होता है आपका इक्वल होता है। तो स्क्वायर का हम एरिया निकाल लेते हैं, क्या आएगा, ए का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ ए है और ब्रेथ ए है। तो रेक्टेंगल का एरिया आप निकालेंगे, लिखेंगे ए इंटू बी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास इस तरह के एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया हम निकालते हैं तो लिख देते हैं पाई आर का स्क्वायर, अगर इसका रेडियस है तो। इतना तो पता हमको मिला कि एरिया, अभी तक 11th में हम लोग पढ़े थे तो एरिया को बोलते थे कि एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अब आप जो 12th में बच्चा चला गया वह एरिया को क्या बोलेगा, वेक्टर क्वांटिटी बोलेगा। एरिया ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए किसी भी टाइप का, यानी आपने स्क्वायर लिया, स्क्वायर का एरिया निकाल दिया ए स्क्वायर, रेक्टेंगुलर का एरिया निकाला ए बी, और सर्कल का एरिया निकाला तो पाई आर का स्क्वायर। लेकिन हमें पढ़ना है एरिया वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यह पता नहीं है अब तक कि एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, लेकिन एरिया वेक्टर अपना एक, हर एक एरिया वेक्टर का अपना एक डायरेक्शन होता है, और वो जो डायरेक्शन होता है वो उस सरफेस, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सपोज दैट ये आपके हमारे पास बुक है तो इसका एरिया वेक्टर देखा है तो इस सरफेस के एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। यह सरफेस के परपेंडिकुलर ही आउटवर्ड होगा, इधर भी होगा, और इस सरफेस की तरफ भी परपेंडिकुलर क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो इस तरह के सरफेस को हम, जो फ्रीली सरफेस होता है, ओपन सरफेस होता है, जैसे ये ओपन है यानी 2D डायग्राम है, ये क्या है, 2D सरफेस है आपका, ये 2D सरफेस है। तो 2D सरफेस में आपका एरिया वेक्टर आपका, जैसे मान लीजिए ये आपने 2D सरफेस ले लिया, ये यहाँ पर देखिए इस 2D सरफेस में इसका एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है, इसका एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है। यानी कोई जो भी एरिया सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर भी हो सकता है। यानी एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, इधर से ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द आउटवर्ड, यानी सरफेस के आउटवर्ड होगा एरिया वेक्टर। दूसरी बात आप ध्यान से समझें, हमने क्या बताया कि ये जो प्लेन शीट है, यानी ये जो सरफेस है ये ओपन है, या इधर भी हो सकता है और इधर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो सकता है एरिया वेक्टर, और इसके परपेंडिकुलर इनवर्ड भी हो सकता है। यहाँ पर भी ये ओपन 2D सरफेस जो भी है वह क्या है, आपके 2D सरफेस में आपके दोनों सरफेस के तरफ क्या हो सकता है, ओपन सरफेस। 2D सरफेस को हम बोले ओपन सरफेस। तो ओपन सरफेस में आपका, जैसे ये सरफेस हो गया, ये आसमान में खुला हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपके लेफ्ट साइड, इधर देखें तो आपके राइट साइड जाएगा। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, मान लिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। यहाँ पर हमने ले लिया ए स्क्वायर हो गया, ए बी सी और डी, ध्यान से समझे। तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला आएगा ए का स्क्वायर। लेकिन अब देखिए एरिया वेक्टर अगर लिखते हैं, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर का क्या लिख रहे हैं, बी सी वेक्टर, 2 पॉइंट लिया। ए बी वेक्टर क्या है, ए
और बीसी वेक्टर का साइड क्या है ए, तो यहाँ पर हमने क्या कह दिया ए का स्क्वायर। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपको 11th में पढ़ाया गया होगा कि आई कैप और यहाँ पर क्या है जे कैप, यहाँ पर क्या है हमारा के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या होता था के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या होता था आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू क्या होता था जे कैप। तो ये दोनों ए बी वेक्टर और बीसी वेक्टर ये दोनों कितने डिग्री पर हैं 90 डिग्री पर। तो ए बी वेक्टर क्रॉस बीसी वेक्टर इस परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये ए बी वेक्टर एक्स एक्सिस में हो गया, मान लीजिए ए वेक्टर ये हो गया ए बी, यानी ऐसे ले लेते हैं ए बी वेक्टर किस डायरेक्शन में हो गया एक्स डायरेक्शन में हो गया। अब देखिए ये देखिए हम अगर ए डी वेक्टर लेते हैं ये हो गया ए डी वेक्टर वाई डायरेक्शन में हो गया, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड एक्सिस में जाएगा, यानी जेड एक्सिस को हम लोग मानते हैं के कैप। तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा के कैप होगा। तो या तो आप अगर यही चीज आप y से एक्सिस में जाते हैं एडी वेक्टर क्रॉस एबी वेक्टर तो परपेंडिकुलर इस प्लेन के इनवर्ड होगा, यानी यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं ओपन सरफेस में ए स्क्वायर माइनस के कैप। ये बात समझ में, यानी जो भी सरफेस है आपका, मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर हुआ तो इस रेक्टेंगुलर को 2D सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे 2D, दो सरफेस है, किधर है इधर है। तो इस 2D सरफेस यानी ओपन सरफेस है, तो इस ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर इस सरफेस के इधर भी होगा इस सरफेस के इधर भी होगा, लेकिन वो कैसा होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, नॉर्मली प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड होगा, प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड होगा। जैसे आपने पढ़ा था, ध्यान दीजिए कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस क्या पढ़ा था बी वेक्टर। आर वेक्टर रिजल्टेंट था आपका, तो आर वेक्टर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर वेक्टर जैसे एरिया को मान लिए और ये ए बी हो गया, ये क्या हो गया बीसी हो गया। तो आर वेक्टर को मान लिए एरिया वेक्टर, ए बी वेक्टर को मान लिए ए वेक्टर, बीसी वेक्टर को आप मान लिए बी वेक्टर। तो यहाँ पर आर वेक्टर क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। आई बात समझ में, परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, containing A vector and B vector। तो आपको सीधा याद कर लीजिए कि एरिया वेक्टर क्या होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। फिर थोड़ा सा और समझें, थोड़ी और बात समझा जाए, यहां पे ध्यान दें। जैसे सपोर्ट दैट हमने यहां पर एक रिएक्टेंगल लिया, एक रिएक्टेंगल इसको मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मान लिया वाई एक्सिस, ध्यान समझे। तो इसका एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड। तो हम कैसे दिखा सकते हैं आउटवर्ड, इसको हम इधर दिखा दें, यानी ये क्या हो गया 90 डिग्री। एरिया वेक्टर एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मींस अगर एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन होगा तो आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। अगर यही आपका वाई जेड प्लेन में होगा कोई ओपन सरफेस यानी 2D, तो ये होगा परपेंडिकुलर टू एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। यही हमारे पास अगर क्या हो जेड एक्स एक्सिस हो, जेड एक्स प्लेन में कोई 2D सरफेस हो, तो उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू किधर जाएगा वाई एक्सिस जाएगा। तो यही नहीं कि परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। मतलब अगर हम लोग इधर देखें तो पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स एक्सिस में जाएगा, इधर माइनस एक्स एक्सिस में जाएगा। ठीक, इसको ऐसे ले लें, इस तरह से हो तो एरिया वेक्टर किधर जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
इस सरफेस पे देखें ओपन सरफेस पर तो नेगेटिव जेड, इस सरफेस पर देखेंगे तो पॉजिटिव जेड एक्सिस यानी के कैप, इधर इस सरफेस पर देखेंगे तो नेगेटिव जेड एक्सिस यानी माइनस के कैप। ठीक है, तो प्लस अगर होगा जेड एक्सिस में तो के कैप, माइनस अगर जेड एक्सिस में जाएगा तो माइनस के कैप, प्लस एक्स एक्सिस में जाएगा तो प्लस आई कैप, माइनस एक्सिस में जाएगा तो माइनस आई कैप, वाई एक्सिस में जा रहा है प्लस वाई के तरफ तो प्लस जे कैप, माइनस वाई की तरफ जाएगा तो माइनस वाई कैप। तो आपको एक बात और याद कर लेना है कि कभी भी आपका ध्यान दें 2D सरफेस हो, क्या हो 2D सरफेस हो, तो 2D सरफेस में एरिया वेक्टर ओपन होता है दोनों तरफ। जैसे ये हमारा हाथ हो गया, एक सरफेस इधर हो गया, एक सरफेस यानी इधर भी होगा और इधर भी होगा, क्या होगा एरिया वेक्टर, दोनों साइड एरिया वेक्टर हो सकता है। लेकिन यही अगर हम देखते हैं क्लोज सरफेस, जैसे आपका स्फेयर हो गया, स्फेयर हो गया, फुटबॉल हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है, स्फेयर हो गया, तो अब इन सबों को हम बोलते हैं 3D सरफेस। क्या बोलते हैं 3D सरफेस। बहुत ही मजा आएगा, इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा गॉस लॉ को यानी गॉस थ्योरम को। ठीक है, तो 3D सरफेस में आपको याद रखना है, जैसे हमारे पास क्या है, ये क्यूब है, यहां देखिए ये हमारे पास क्यूब है, ध्यान से समझे, ये हमारे पास क्यूब है, ये देखिए ये क्यूब हो गया। क्यूब में ईच साइड इक्वल होता है, कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं। तो यहां पर एरिया वेक्टर इस सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होगा, और आप कहें कि नहीं इनवर्ड भी होगा तो नहीं, ठीक है, इधर भी क्या होगा आउटवर्ड होगा, इसके इनवर्ड नहीं होगा। इस सरफेस को ऊपर वाले सरफेस को देखेंगे तो क्या होगा आउटवर्ड, नीचे वाले सरफेस पे भी देखेंगे तो आउटवर्ड होगा। यानी इनवर्ड 3D सरफेस को हम बोलते हैं क्लोज सरफेस। यानी 3D सरफेस के लिए आपका एरिया वेक्टर ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर्ड एज एन एरिया वेक्टर। समझ में आया? कैसे याद करेंगे एरिया वेक्टर? पहले तो एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस के लिए, ये क्या हो गया आपका क्लोज सरफेस हो गया, क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर always perpendicular to the surface, area vector always perpendicular to the क्या बोलेंगे surface, always perpendicular to the surface, outward surface outward closed surface में area vector always perpendicular to the outward surface लिखे, outward surface। तो आपको दो चीज याद रखना है, ओपन यानी 2D ओपन सरफेस 2D को बोलेंगे, और क्लोज सरफेस हम लोग किसको बोलेंगे 3D को बोलेंगे। तो 3D सरफेस यानी क्लोज सरफेस चाहे क्यूब हो या सिलेंडर हो या स्फीयर हो, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। क्या लिख सकते हैं दूसरी बात, ओनली आउटवर्ड, ओनली आउटवर्ड यानी केवल बाहर की तरफ, अंदर की तरफ कभी भी एरिया वेक्टर नहीं होगा। तो ओनली आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर, नॉर्मल इज कंसीडर, कंसीडर एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को जो क्लोज सरफेस होगा तो आप ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर, एरिया वेक्टर केवल कंसीडर करेंगे आउटवर्ड को। जैसे हमारे पास क्या हो गया, ये सिलेंडर हो गया, तो इस सिलेंडर का एरिया वेक्टर, ये आपका सिलेंडर नुमा है, ये कोई एरिया है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, और इस कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर आउटवर्ड, यानी यहां से आउटवर्ड, इधर भी आउटवर्ड, और इस सरफेस का परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस नॉर्मल के, ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। स्फीयर है हमारे पास अगर कोई, तो ये भी क्लोज सरफेस हो गया, ये भी 3D सरफेस हो गया, क्या हो गया 3D सरफेस। तो यहां पर भी एरिया वेक्टर क्या होगा ओनली आउटवर्ड, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल टू कंसीडर ऑफ एरिया वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसके लिए
3D, 3D सरफेस मतलब क्रूज सरफेस के लिए। तो इसी के साथ टॉपिक को एंड करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे।